हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो मैट्रिक्स में आज अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, और आज इसको ख़त्म कर ही डालते हैं, बहुत दिन हो गए हैं इसको। तो मैट्रिक्स में एक टॉपिक अपना बचा हुआ है लास्ट, जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना मैट्रिक्स के आप नहीं कर पाओगे, बट मैट्रिक्स से बहुत ईजी हो। बिना मैट्रिक्स से करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैट्रिक्स से आप तुरंत कर पाओगे। और बहुत बार ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में ही पूछा जाता है। तो कैसे आपको करना है या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझ लेना। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई वो कभी नहीं भूलेगा, और जिसको नहीं समझ में आया तो रट के कभी आंसर नहीं ला पाएगा। तो ये याद रखना, समझ के काम करना है। नहीं समझ में आए तो तुरंत उसको दोबारा से ज़रूर देखना। सबसे पहली बात, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत आसान से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपसे पूछा गया, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c या प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जैसे भी आप लेना चाहो। तो a1 b1 c1 कोई कांस्टेंट थे, और दो इक्वेशन आपको दे रखी थी, दो वेरिएबल हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा 10th क्लास में। पहली बात क्या है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आपने बोला सर आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। ये दो इक्वेशन का सिस्टम है, दो वेरिएबल है, और ये सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। ये आप जानते हो, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस केस में पैरेलल हो गई हैं। इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल से ऐसे आगे बढ़ते जाना है। नहीं पता है कि ये क्या है तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, पहले पता करना है फिर आगे बढ़ना है। तो आंसर आ गया नो सॉल्यूशन, कोई इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरी चीज, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या लिख सकता हूँ सीधा सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आएंगे। क्यों, कारण क्या है बहुत सारे सॉल्यूशन आने का। सर ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, तीनों कोफिशिएंट सेम हो गए, तो इसका मतलब ये दूसरी लाइन है नहीं, ये वही लाइन है। मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हैं, इसीलिए हर एक पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है। तीसरी चीज, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बस तीसरी बात करनी नहीं है। c1 अपॉन c2 चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों स्ट्रेट लाइन का आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लेना, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो जब भी सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना आए, दो इक्वेशन हो, तीन हो, पांच हो, हजार हो, उनका अगर कोई सॉल्यूशन ना आए तो बोलेंगे ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का सिस्टम है। मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसके आएंगे, मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन भी आ गया तो आप बोलोगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। दो आ गए तो भी बोलोगे सिस्टम कंसिस्टेंट, 5000 आ गए तो भी क्या बोलोगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है, हजारों लाखों आ गए तो भी क्या बोलोगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के टाइम भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। मतलब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंट,
ये होगा इनकंसिस्टेंट। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये याद रखना, आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़, ये तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको ऐसा भी लगा होगा कि सर ने बोर कर दिया, ये क्या बातें बता रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही हम बोर हो रहे हैं, सर तो काम की ही बात बता रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की हम बात करें, तीसरी इक्वेशन लिख दी a3x प्लस b3y इज इक्वल्स टू c3। ठीक है, अभी मैंने पूछा तीसरी इक्वेशन लिखने से क्या फ़र्क पड़ गया, ध्यान से देखना। जब दो इक्वेशंस थी तो मैंने सॉल्यूशन किसको बोला कि सर ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उसको हमने सॉल्यूशन बोला। तो अब मैंने कितनी इक्वेशन दे दी है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमको ऐसा x और y ढूंढना है जो इन तीनों को ही सेटिस्फाई करे। तो एक बार अगर आपकी सोचने की शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है तो सोच के देखिए ऐसा कब कब हो सकता है। अगर मैंने आपसे बोल दिया इन तीनों लाइन में से, ये 3 लाइन है दिख रही है, सोच के देखना, इन तीनों लाइन में से अगर कोई 2 पैरेलल हो जाए, कोई भी 2, चाहे ये 2 चाहे ये 2 चाहे ये 2, कोई भी 2 पैरेलल हो जाए तो आंसर आने का कभी सवाल ही नहीं उठेगा, कभी आंसर नहीं आ सकता, चाहे तीसरी लाइन कैसे भी चली जाए। आई बात समझ में? तो इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सारा का सारा दिमाग से काम करना पड़ेगा। पहली बात मैंने क्या बोली है, अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल हो जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन 1, 2 और 3 में से इफ एनी 2 आर पैरेलल, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, देन नो सॉल्यूशन। कोई भी 2 पैरेलल हो, अब इसको चेक कैसे करें, कोई भी 2 पैरेलल हो कैसे चेक करें, स्लोप से कर लो, a1/a2 b1/b2 से कर लो, वो भी एक स्लोप ही चेक करने हैं, उसी मेथड से भी, वो भी स्लोप का ही फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या देखा, कोई भी 2 की स्लोप सेम हो गई। अच्छा, स्लोप तो सेम हो गई बट पैरेलल का मतलब उनका कांस्टेंट अलग आना चाहिए, c का लगाना चाहिए, तो वो दोनों पैरेलल होंगे। ओनली स्लोप से नहीं काम चला सकते। तो a1/a2 b1/b2 आपने चेक किया, c1/c2 अलग था, या फिर a1/a3 b1/b3 चेक किया, ये दोनों अलग थे। या a2/a3 b2/b3 सेम थे बट c2/c3 अलग था, तो आंसर नहीं आएगा, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई 2 पैरेलल ना हो, कोई 2 पैरेलल ना हो, कोई 2 एक ही लाइन बन जाए, मतलब ये और ये दोनों लाइन तो एक ही बन गई, मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से, एक लाइन, इसके जस्ट ऊपर ही दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन इनको कट करके चली जाए, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा। कौन सा वाला, ये पॉइंट। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लाइन एक ही के ऊपर दूसरी हों, तीनों लाइन सेम ही हो, मतलब आप देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 भी बराबर हो, a2/a3 b2/b3 और c2/c3 भी बराबर हो, तो अपने आप a1/a3 b1/b3 और c1/c3 इक्वल हो जाएगी। तीनों लाइन मतलब अलग है ही नहीं है, एक ही है, वो तो आप देखते ही बता दोगे। तो भी क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इस डायग्राम में कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें कितना आ गया, यूनिक, एक सॉल्यूशन। और एक डायग्राम ऐसा बन सकता है कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास करके चली जाए, तीनों लाइन हो कॉनकरेंट, मैं आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में कॉनकरेंट, तो तीनों लाइन अगर कॉनकरेंट हैं तो भी उसका क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, इफ ऑल 3 लाइन्स, ठीक है, आर सेम का मतलब क्या हो गया, बस एक फैक्टर का ही अंतर है, तो आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। इस ओनली केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केसेस में सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। और तीसरी चीज क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं, a1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा पर अपन ने ऐसा सीखा है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, यहां पे अगर इज इक्वल टू c1 c2 c3 लिखते हो तो भी चलेगा, क्यों, -c1 -c2 -3 आ जाएगा,
माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी 0 में चला जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो अगर ये 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे, देन यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या आंसर आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन जो होगी वो कॉन्करेंट होंगी। अगर लाइन कॉन्करेंट है तो ऐसा डायग्राम आएगा। किसके बाद, याद रखना किसके बाद, ठीक है, किसके बाद है, ये वाला केस ना हो तो। इसमें ये वाला केस भी इन्वॉल्व है, आप हमेशा याद रखना। जैसे कि देखो ये तीनों रो अगर सेम हो गई, अगर ये तीनों रो सेम होगी तो आंसर कितना आएगा, 0। कोई भी 2 रो सेम होगी तो भी आंसर तो 0 आएगा ही, बट अगर कोई तीनों के तीनों रो सेम होगी तो आंसर कितना आएगा, 0। और इसमें ऐसा ही होता है, देख लीजिए आप, तीनों रो सेम ही होंगी। तो ये वाला केस इसमें छुपा हुआ है, बट आपको ऐसा लगेगा कि एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बट असली में वो ये वाला होगा। तो पहले इसको चेक करना है, उसके बाद इसको चेक करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो ये पता चल जाएगा आपको, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। बट अगर ये वाला केस नहीं है तो ऐसा करके देखना, आपको पता चल जाएगा यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा। तो या तो लाइन ऐसे कॉन्करेंट होंगी, और या फिर ये ऐसे वाला केस बन रहा होगा, इसको भी कॉन्करेंट ही बोलेंगे अपन। तो इन दोनों केसेस में एक ही सॉल्यूशन होगा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो ये आसान चीज़ें थी, सारी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको बता दी हैं, कैसे आपको देखना होता है। इसमें कोई हमने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये भी जरूरत भी नहीं पड़ी, हम आसानी से बिना डिटरमिनेंट के सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। अब की बार आपसे क्या पूछा गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू d1, c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो पहली बात तो ये है कि मुझे 3 इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए। अगर 3 इक्वेशन से कम है तो आप कभी आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 3 ही वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट जब हम 3D पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, या वहां पे हम बताएंगे कि 3 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि ये प्लेन है, तो इस प्लेन को अगर वो रिप्रेजेंट करती है तो इसका इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d1। ये पूरा प्लेन जो आप बोल सकते हो इस तरीके से, या फिर ऐसा प्लेन, जैसे भी आप प्लेन लेना चाहो उस तरीके से प्लेन ले सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है, इक्वेशन 1 एक प्लेन है, इक्वेशन 2 भी एक प्लेन है, इक्वेशन 3 भी एक प्लेन है। कौन सा वाला, उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये कौन सा प्लेन है, 3D वाला प्लेन। ठीक है, तो आप बच्चे नहीं हो तो ऐसे बोलोगे सर प्लेन है आपस में टकरा गए, ऐसा नहीं बोलना है। तो यहां से इनके बारे में अब आपको बात करनी है। अगर आपकी सोचने की पावर ठीक है तो आप बिना डिटरमिनेंट के भी कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा लास्ट में, तो जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ाऊंगा बस वो फॉर्मूला रट लेना है, आपका लगभग JEE मेंस तक का काम हो जाएगा। एडवांस के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी बात को, ठीक है। तो कैसे कैसे सोचेंगे ये देखिए फिर से। सबसे पहला केस, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बट नॉट इक्वल्स टू d1 अपॉन d2, तो तुरंत आप समझ जाओगे सर क्या बोलना चाह रहे हैं। सर बोलना चाह रहे हैं कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं। समझ में आ गई बात। d1 जैसे कि स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन और प्लेन को समझना बड़ा आसान है, जो जो स्ट्रेट लाइन में होता है वो प्लेन में होगा, बस एक वेरिएबल z एक्स्ट्रा आ गया। ये दोनों लाइन पैरेलल तो ये प्लेन पैरेलल, तो वो तो हम पहचान लेंगे, वो तो तुरंत पहचान लेंगे। कैसे, देख लेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे a1 अपॉन a2। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 7, एक तरफ लिखा हुआ 4x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू 3, तो तुरंत पहचान में आ गया सर 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 5 का 10 हो गया। ये दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब तो ये पैरेलल दो प्लेन दिए हुए, दो प्लेन पैरेलल है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, तो अब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो इसका मतलब प्लेन भी एक दूसरे के ऊपर हो गए, मतलब दोनों एक ही प्लेन है, अलग अलग प्लेन है ही नहीं। तो अगर मैं पूछूं भाई इनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आप बोलोगे इसके तो हजारों लाखों सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे।
क्योंकि दोनों प्लेन एक ही हो गए हैं, तो इस प्लेन का कोई भी पॉइंट आप उठा लो वो इसका सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? अगर ये दोनों को मैंने कर दिया अलग अलग, तो आप क्या बोलोगे, अब कितने सॉल्यूशन है? आप बोलोगे सर अब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों एक भी सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि दोनों प्लेन तो पैरेलल हो गए। अब पैरेलल प्लेन के ऊपर पहले पे पॉइंट लोगे तो वो दूसरे पे नहीं होगा, दूसरे पे लोगे तो पहले पे नहीं होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई। आई बात समझ में? ठीक है, ये तीनों को ऐसे एनालाइज कर लिया हमने, पैरेलल है कि नहीं है वो हमको तीनों का पता चल जाएगा। अभी दो की ही बात करी हमने, तीसरे की बात नहीं करी है, वो तीसरे की बात अभी आगे करेंगे। तो फिर से वही बात हो गई, अगर इन तीनों में से कोई भी दो, अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता है। तो एक बात तो मैंने पहले ही कर दी, इफ एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल देन कंफर्म क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट होंगी ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ये तो हम पहले चेक कर लेंगे। या फिर क्या होगा, तीनों के तीनों एक ही प्लेन बन जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, सारी सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो इसका मतलब तो ये 3 प्लेन दे ही नहीं रखे हैं, तो एक ही प्लेन दे रखा है, तो उस प्लेन के सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन हो गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तीसरी बात, अगर तीनों ही प्लेन पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल नहीं है, अब हमको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल नहीं है, कोई भी दो, तो अब ये तीनों प्लेन पता नहीं कैसे कैसे जा रहे हैं। तो क्या क्या सोचोगे, कैसे कैसे अंदाजा लगाओगे, अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या केस हो सकते हैं सोचिए। हो सकता है पहला प्लेन ऐसे जाए, ध्यान देना, ये जो मैंने बनाया वो ऐसे प्लेन बनाया, ठीक है, ऐसे प्लेन बनाया, तो ये हो सकता है पहला प्लेन ऐसे जाए, हो सकता है दूसरा प्लेन ऐसे जाए। तो एक प्लेन ऐसे था, एक प्लेन ऐसे था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी जगह पर कट करेंगे, तो आप बोलोगे दोनों इनफाइनाइट जगह पर कट करेंगे। दो प्लेन हमेशा इनफाइनाइट जगह पर कट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ये प्लेन है, एक दूसरा प्लेन इसको ऐसे कट करके जाएगा, तो एक पॉइंट पे तो कट करके जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऐसे इतना बड़ा होता है, ऐसे प्लेन होता है, तो ये दोनों प्लेन जैसे ही ऐसे कट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन होंगे। तो हमेशा याद रखना है कि दो प्लेन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कट करते हैं। जब कट करेंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन कट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है, तो दो प्लेन कट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अब सब कुछ इस तीसरे प्लेन पर डिपेंड करता है। तीसरा प्लेन आया और तीसरा प्लेन भी इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर से ऐसे पास कर गया। तीसरा प्लेन भी इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर से पास कर गया। कैसे हुआ देखो, पहले ये प्लेन ऐसे था, दूसरा प्लेन आया ऐसे कट कर गया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, और तीसरा प्लेन इधर से ऐसे टेढ़ा आया और वो भी इसी लाइन के अंदर से पास कर गया। तो उस लाइन के सारे पॉइंट्स तीनों के ऊपर रहेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। वो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। हो गया? ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये एक प्लेन था, ये दूसरा प्लेन कट गया, तो दोनों से एक लाइन बनी। अब जो ये लाइन बनी है, तीसरा वाला प्लेन इस लाइन से नहीं गया, ऐसे ऊपर से चला गया। अगर ऊपर से चला गया तो इस लाइन के साथ उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जो ये लाइन बनी है इसके पैरेलल हो गया दूसरा वाला प्लेन, तीसरा वाला। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेओगे तो वो इस प्लेन और इस प्लेन पे तो होगा, बट वो तीसरे प्लेन पर होगा ही नहीं। तो इस वाले केस में आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि ओनली पैरेलल होने से नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अगर तीनों के तीनों पैरेलल नहीं है तो भी एक केस ऐसा बन रहा है जब नो सॉल्यूशन आएगा। इसीलिए ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम बता तो पाएंगे नहीं। भाई अपन को ऐसा कोई बोल दे कि इनका एक पक्का सॉल्यूशन आएगा, तब तो हम किसी न किसी तरीके से इन तीनों को सॉल्व करा के आंसर ला देंगे। ये बात समझ में आई? बट हमको पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, तो हम कैसे बढ़े आगे। ठीक है। इसके अलावा क्या एक केस और हो सकता है, क्या, एक प्लेन ऐसे आया, दूसरा प्लेन ऐसे आया, तो एक लाइन बन गई ऐसे, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई, ध्यान से देखना, ऐसे कट करे तो एक लाइन बन गई।
अब तीसरा प्लेन क्या हो गया, इधर से ऐसे आ गया, वर्टिकल प्लेन था और ऐसे आ गया, ऐसे आया जब वो प्लेन, तो इस लाइन को वो एक ही पॉइंट पर बस कट कर पाएगा, तो उस वाले केस में ओनली एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया है कि ये काम कैसे कैसे हो रहा है, और अब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हमको चेक करना है कि कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको देख लेना है कि कहीं दो पैरेलल तो नहीं है। अगर कहीं दो पैरेलल हो गए तो बात ही खत्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर पैरेलल नहीं होते हैं और तीनों के तीनों अलग अलग हैं, या फिर तीनों में से कोई दो एक जैसे हैं, तो आगे क्या करना है ये देखिए। तीन चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। एक तो करना पड़ेगा डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होगा एक डिटरमिनेंट आपको बनाना है, और वो डिटरमिनेंट क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक डिटरमिनेंट बना दिया आपने। एक डिटरमिनेंट आपको बनाना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 में कुछ भी नहीं करना आपको, x वालों को छुपा लेना है, x वालों को छुपा के उसकी जगह पर ये D1 D2 D3 लिख देना है। तो x1 वालों को छुपाया तो आ गया D1 D2 D3, बाकी एज इट इज लिखना है B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं ये नहीं सोचना है, हम लाए हैं, हमने अज्यूम किया है कि मान लीजिए एक डेल्टा एक ऐसा है, मान लीजिए डेल्टा 1 ये है, मान लीजिए डेल्टा 2 है A1 B1 C1 मैंने क्या लिखा, A1 A2 A3। ठीक है, डेल्टा 2 मैं लिख रहा हूं, तो मैंने क्या किया, y वालों को छुपा लिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया है, D1 D2 D3 और लास्ट में C1 C2 C3 तो रहेगा ही। और इसी तरीके से मैंने एक डेल्टा 3 डिफाइन किया है, और उस वाले केस में A1 A2 A3 सेम रहेगा, B1 B2 B3 भी रहेगा, C1 की जगह आ जाएगा D1 D2 D3। मतलब Z वालों को छुपा लिया और उसकी जगह जो सामने कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को हमने रख दिया है। बात समझ में आ गई आपको? तो याद रखना डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 मैंने डिफाइन करे। जगह कम है तो मैं मिटा रहा हूं थोड़ी सी। अब क्या करना है देखिए, तो अब आप जानते हैं मैंने क्या किया, लेट ये तीनों जो इक्वेशन थी उनको मैंने इस तरीके से लिखा। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया CA1 से, दूसरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया CA2 से, ठीक है, और तीसरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया CA3 से। ऐसे करके मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, CA1 CA2 CA3। C का मतलब क्या है, C का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको याद होगा A1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा। A1 के करस्पॉन्डिंग कैसे कोफैक्टर आएगा, A1 का मतलब इनको और इनको छोड़ दीजिए तो आएगा B2 C2 B3 C3, ये C1 इसका कोफैक्टर होगा CA1। A1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ये वाला A2 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, और ये वाला क्या आएगा A3 वाले का कोफैक्टर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके और तीनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया और देखा क्या मिलता है। कहाँ से आया सोचना नहीं है, अभी होगा उसके बाद सोचेंगे कैसे क्यों लिया था हमने ये सब। तो पहली इक्वेशन को मैं CA1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आंसर आएगा A1 CA1 x प्लस B1 CA1 y प्लस C1 CA1 z इज इक्वल्स टू D1 CA1। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाले को मल्टीप्लाई किया A2, दूसरी वाले को CA2 से मल्टीप्लाई करना है, CA2 प्लस B2 CA2y, यहाँ पे x आएगा प्लस C2 CA2z इज इक्वल्स टू D2 CA2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी वाले को A3 से मल्टीप्लाई करना है, तो A3 इंटू CA3x प्लस B3 इंटू CA3y प्लस C3 इंटू CA3z इज इक्वल्स टू D3 इंटू CA3। तीनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। तीनों इक्वेशन को जोड़ा तो यहाँ से आएगा x कॉमन होके क्या बन गया, A1 CA1 प्लस A2 CA2
प्लस A3CA3, ठीक है, प्लस इधर y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आके वैल्यू मिलेगी, प्लस z कॉमन आ जाएगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, मिलेगा D1CA1 प्लस D2CA2 प्लस D3CA3। ओके, ठीक। ऐसा करने से क्या हो गया, ये ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं भी आपका डेल्टा क्या था, तो डेल्टा था सर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डेल्टा था। तो आप क्या बोलोगे, हमने क्या किया, असली में किसी एक रो को यानी A1 A2 A3 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अगर उसी के कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर तो डेल्टा आएगा। तो यानी ये बन गया है डेल्टा x प्लस, ठीक है। ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक दूसरी रो को, आप देख सकते हो B1 B2 B3 को मैंने किसी A1 वाली रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये तो 0 इंटू वाई आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से C1 C2 C3 जो एक अलग कॉलम था, उस कॉलम के वैल्यूज को या एलिमेंट्स को मैंने ए वाले कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी और कॉलम को किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर से, तो इसका आंसर भी कितना आता है, तो ये 0 इंटू जेड आ गया। और इज इक्वल्स टू, ये अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, डेल्टा 1, क्योंकि ये कौन सा वाला है, D1 D2 D3 वाला। D1 D2 D3 A1 A2 A3 की जगह था, उसका नाम क्या था, डेल्टा 1, तो वो असली में क्या बन गया है, डेल्टा 1। आई बात समझ में, ठीक। तो कुल मिला के यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको एक बात समझ में आई, तो यहां से मिल गया आपको कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1। इसी तरीके से जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को CB1 CB2 और CB3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम ऐसे कैसे ही, तो मिल जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2, और तीसरा मिल जाएगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3, जब मैं C1 C2 और C3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला, अब आगे बढ़ते हैं पहला केस। तो पहला केस मैंने लिया, इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। पहला केस मैंने क्या लिखा, इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा 0 नहीं है। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो तीनों इक्वेशंस में डेल्टा से भाग लगा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डेल्टा से। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो आप देख सकते हो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। तो सिस्टम हो जो है वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिस्टम को कंसिस्टेंट होना है, तो तुरंत क्या करोगे, डेल्टा को आप नॉट इक्वल्स टू 0 कर दोगे। डेल्टा अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो एक सॉल्यूशन तो पक्का आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो भी आप क्या कर दोगे, डेल्टा को नॉट इक्वल्स टू 0 कर दोगे। आई बात समझ में। अगला दूसरा पॉइंट, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2 कोमा डेल्टा 3 इज नॉन 0। ठीक है, दूसरा केस मैंने क्या बनाया, डेल्टा 0 हो गया। अब डेल्टा अगर 0 हो गया तो डेल्टा से डिवाइड तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब हमने क्या देखा, बोला कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन 0 है। अब ध्यान से देखना, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देना। अगर डेल्टा 0 है तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, 0 हो गया है। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि डेल्टा अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया। अब अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई 0 नहीं है, एक या दो या तीनों ही 0 नहीं है, कैसा भी मान लीजिए, तो मान लीजिए डेल्टा 1 0 नहीं है, तो आंसर क्या मिला, एक ऊपर वैल्यू अपॉन 0। तो ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू और नीचे 0, आंसर कैसा आएगा, अनडिफाइंड। सेम ऐसे यहाँ इसके लिए बोल सकते हो, सेम ऐसा इसके लिए बोल सकते हो।
तो इस वाले केस में आपको क्या बोलना है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऊपर न्यूमेरिक कोई एक वैल्यू है और नीचे की साइड में 0 आ गया तो गलती हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इस वाले केस में क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहां तक क्या समझ में आपको कि अगर इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है तो पक्का, तीनों में से एक या दो या तीनों ही नॉन जीरो हैं तो पक्का नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तीसरी बात, और तीसरी चीज क्या है, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और कितना होगा, नो सॉल्यूशन। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये वो वाले केस हो गए जो सबसे पहले हमने एनालाइज करे हैं, वो यहां तक कभी नौबत ही नहीं आएगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से कि अगर दोनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो नो सॉल्यूशन हमेशा आने ही वाला है, ठीक है। और अगर तीनों के तीनों एक जैसे हो गए तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तीनों के तीनों एक जैसे हो गए तो, ठीक है। या फिर कौन सा वाला केस बच गया, कौन सा केस बच गया है कि तीनों ही तीनों एक ही लाइन से पास कर जाएं, तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन से पास कर जाएं, तो भी कितना होगा, तो भी कितना होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए स्पेशल केस मैं बता देता हूं, एक स्पेशल केस बता देता हूं, उसको करना कैसे है, ठीक है। तो जब भी आपका ये लास्ट वाला आ जाए, तीसरा वाला, मान लीजिए बाई चांस आप तीसरे वाले तक पहुंच गए, कि अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को प्लस लेमडा टाइम इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन 3 आ जाती है, ठीक है, आप क्या करते हो, आपको मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था कि L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही अगर इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, ऐसा करने से अगर तीसरी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। कब, इसके बाद, इस चीज के बाद हमको ये डिस्कस करना है। अगर आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही जीरो हो जाएं तो उसके बाद ऐसे आपको सोचना होगा, ठीक है। तो इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे, आप लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे बनेगी ये, चलो करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा करते कैसे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे ही आपने पहली प्लस दूसरी को लेमडा किया, यानी ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस लेमडा A2 इंटू एक्स, ठीक है। फिर क्या बनेगा, B1 प्लस लेमडा B2 इंटू एक्स, ठीक है। और C1 प्लस लेमडा C2 इंटू जेड, सॉरी वाई और जेड इज इक्वल्स टू D1 प्लस लेमडा D2, हो गया। अब क्या करोगे, इसको आपको A3 से कंपैरिजन कराना है, ये A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल्स टू D3 है। तो आपने इधर से क्या किया, A1 प्लस लेमडा A2 बराबर A3 करके देखा और यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल ली। वही लेमडा की वैल्यू यहां पुट करने से ये B3 आ जाना चाहिए, लेमडा की वैल्यू वही पुट करने से C3 आ जाना चाहिए, और लेमडा की वैल्यू वही पुट करने से यहां पे D3 आ जाना चाहिए। तब तो आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये मेथड जो है वो डिटर्मिनेंट का मेथड है। एक मेथड अपना और बच गया है जो है मैट्रिक्स का मेथड। तो वो मैट्रिक्स वाला मेथड हम अगली क्लास में ही करेंगे, ये क्लास हमको और लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिटेल में हम चले गए हैं इसीलिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगली क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस py प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8 and x plus 2y plus
क्यू जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। फाइंड p एंड q if this system of equation have, पहला पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो P और Q की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 डिफाइन कर लेते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो एक ही बात थी, क्या, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। जब भी डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। जब भी डेल्टा अगर 0 हो, डेल्टा 0 ना हो तो यूनिक ही सॉल्यूशन आता है। आई बात समझ में? ठीक। तो डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा कितना आ गया 2p6 1 2q और ये आ गया है 1 1 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2, p की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। कर लीजिए सॉल्व, वैसे आ जाएगी। तो 2 किया तो कितना आ गया, ये बन गया आपका 6 माइनस क्यू, फिर माइनस p किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस क्यू, और फिर प्लस 6 किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq, और प्लस में बन जाएगा यहाँ पे, माइनस में बन जाएगा 6। ये 6 माइनस 2q आएगा, ये 3p प्लस pq आएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस q आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का p लिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस q। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस p इंटू 3 माइनस q। ये आ गया डेल्टा। अच्छा, p माइनस 2 इंटू 3 q माइनस 3 भी आप बोल सकते हो। तो डेल्टा हमने सॉल्व कर दिया है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब p नहीं होना चाहिए 2 एंड q नहीं होना चाहिए 3। अगर ऐसा होता है तो हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पहली बात आपको समझ में आ गई, यूनिक सॉल्यूशन वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, नो सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई इसका अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो आप बताइए। तो नो सॉल्यूशन में क्या क्या है? नो सॉल्यूशन में ये है कि डेल्टा तो 0 होना चाहिए, बट डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा को 0 कर दिया, डेल्टा को 0 किया तो p बराबर होना चाहिए 2 एंड q बराबर होना चाहिए 3। ये दोनों होनी चाहिए, दोनों में से एक नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे सर क्या होना चाहिए, सॉरी, दोनों में से एक चलेगा, दोनों में से एक भी चलेगा, दोनों में से एक चलेगा, क्योंकि अपनी डेल्टा क्या था, डेल्टा इज इक्वल्स टू था 2p6 और ये था 1 2 q और ये था 1 1 3। हाँ, दोनों में से एक चलेगा, क्योंकि जैसे ही p2 हो जाएगा तो ये दोनों रो सेम हो जाएंगी, तो दोनों चलेगा, और लिखना पड़ेगा। तो p इज इक्वल्स टू 2 भी चलेगा और q इज इक्वल्स टू 3 भी चलेगा। अगर आपको यूनिक चाहिए तो दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब डेल्टा 1 मैंने बनाया, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा सर? इस 2 1 1 की जगह लिख दीजिए 8 5 4, ठीक है, p2 1 और 6 q 3। डेल्टा 2 कितना हो जाएगा सर? डेल्टा 2 में 2 1 1 तो रहेगा, दूसरे वाले की जगह आप कितना लिख दोगे 8 5 4, और तीसरे वाले की जगह लिख दोगे 6 q 3। और डेल्टा 3 कितना हो जाएगा? डेल्टा 3 कितना हो जाएगा? ये आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रहेगा 2 1 1, दूसरी वाली जगह पे रहेगा p2 1 और तीसरी की जगह आ जाएगा 8 5 4। ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ देखनी है, p इज इक्वल्स टू 2 या फिर q इज इक्वल्स टू 3 रखने से क्या इसमें कोई दिक्कत आती है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू 2 और q इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे रख के देखेंगे और ये पता करेंगे कि कहीं डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है क्या।
अगर आ जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, आंसर क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशंस। तो वो P और Q की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो पहली बात तो हमको पता चल गया कि P कितना होना चाहिए, या तो P होना चाहिए 2 या फिर Q होना चाहिए 3। तो पहले मैंने P को फिक्स कर दिया कि लेट P इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही मैंने P को 2 फिक्स किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे तो P की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 2 रख के Q की वैल्यू निकाल के देखिए। Q की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो पता चल जाएगा कि वो चीज़ Q नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो Q हो गया तो इस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो, मतलब Q की वैल्यू आपको निकालनी। फिर आपको क्या कर देना है, अब की बार आपको Q को 3 फिक्स कर देना है, और Q को जैसे ही आप 3 फिक्स करोगे तो आपको आगे उस P के बारे में भी पता चल जाएगा। तो एक बार के लिए इनको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा जो केस आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। अगर ये तीनों 0 होंगे एक साथ तो ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने के चांसेस हैं, अदरवाइज इसके कोई चांसेस नहीं है। जैसे कि अगर P को आप 2 कर देते हो, ध्यान से देखिए, P को आप 2 कर देते हो तो तुरंत देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम हो जाएंगी। अगर आप ऑब्जर्वेशन से करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे ही P को सेम अपने 2 किया तो ये और ये बस इसका डबल ये है, अगर ये इसका डबल है तो आप तुरंत बोल सकते हो दोनों लाइन तो एक ही हो गई। अब ये तीसरी वाली लाइन, क्योंकि तीसरी वाली लाइन की में Q की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, Q की जगह कुछ भी रख दीजिए, इसको तो हमेशा ही कट करेगी। तो ये दोनों प्लेन तो क्या हो गए एक दूसरे के ऊपर, और तीसरा वाला प्लेन ऐसे टेढ़ा जा रहा है। अगर तीसरा प्लेन टेढ़ा है, टेढ़ा क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है ही नहीं है। पैरेलल तो कब होता, जब यहाँ पे कितना होता 1, यहाँ पे कितना होता 1 और यहाँ पे कितना होता 3, तब जाके ये टेढ़ा होता। तो लेकिन है ऐसा तो है ही नहीं है, तो ये तो अलग प्लेन हो गया। तो तीसरा प्लेन इसको एक लाइन पर कट करके जाएगा, एक लाइन पर कट करके जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो P इज इक्वल्स टू आप लेते हो 2, तो Q आप कुछ भी R में से ले लीजिए, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना है। अगर आप P को 2 नहीं लेते हो तो क्या होगा वो आपको डिस्कस करके देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है, और इसको जरूर याद रखना है। क्लियर है। तो चलिए फाइनली हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर आ ही जाते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको सॉल्व करके बताना है कितने सॉल्यूशन आएंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कैसे आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है, और नो सॉल्यूशन है तो वो क्यों आएगा ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहेगा, ध्यान से आपको काम करना है। तो अगली क्लास में एक टॉपिक अपना बचा हुआ है अभी भी, कि मैट्रिक्स की हेल्प से भी ऐसा काम कर सकते हैं क्या, और उसके बारे में हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मैट्रिक्स आने वाला है तो ये सब उसमें आ सकता है, ध्यान से जो करना आप। ठीक है।